अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारे दो टॉपिक थे दैट वर अबाउट द केन्स थ्योरी एंड फ्रेडमैन थ्योरी। आज का टॉपिक डिफरेंस के बारे में है कि दोनों की थ्योरीज में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक बात याद रखें कि दोनों का मकसद सेम ही है कि मुल्क में रिसेशन को या डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। रिसेशन भी आप जानते हैं, डिप्रेशन भी आप जानते हैं। जब क्राइसिस आ जाती है तो कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो याद रखें दोनों का मेन मकसद तो सेम ही है, हाउ टू कंट्रोल द रिसेशन या डिप्रेशन। लेकिन दोनों की अप्रोचेस में फ़र्क है। दोनों ने अपनी थ्योरीज को डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बेस किया हुआ है और थ्योरीज को प्रेजेंट किया। ये आप नहीं कह सकते कि केन्स ठीक कहता है या फ्रेडमैन ठीक कहता है। दोनों का मकसद सेम है। एज द रिजल्ट ऑफ बोथ थ्योरीज रिजल्ट सेम ही निकलेगा। लेकिन जो बात इन्होंने की है या जो इन्होंने अपनी थ्योरी की बेस बनाई है वो दोनों की मुख्तलिफ है, एक दूसरे से डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हुए दोनों ने थ्योरीज बनाई हैं। डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह इनको। Each theory attempts to explain the fundamental drivers of the economic cycle and to prescribe the best policies to restore growth during recessions or depressions. दोनों ने थ्योरीज बनाई हैं। दोनों का मकसद क्या है कि इकोनॉमिक साइकिल को स्टेबल बनाया जा सके, इस तरह की पॉलिसीज बनाई जा सकें जो कि हमारी ग्रोथ को रिस्टोर कर सकें। ग्रोथ को अगर रिस्टोर करना है तो आपने मुकाबला करना होगा रिसेशंस एंड डिप्रेशंस के साथ। मींस आपके मुल्क में अगर क्राइसिस आ रहे हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं पेंडेमिक की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में क्राइसिस आई हुई हैं। वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, अमेरिका को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, जो कि अब बहुत दे आर वेरी मच प्राउड ऑन देयर टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड वेपन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, फेसिस फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस। पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस की तरफ जा रही है, बल्कि जा चुकी है। अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च, ये जो है ये पेंडेमिक का जो इफेक्ट है ये सिर्फ अभी नहीं होगा। ये पेंडेमिक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी 2 से 3 साल तक इसका इफेक्ट रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर। और ये इफेक्ट जो है इट कैन कॉस्ट द कंट्रीज, बल्कि दुनिया को ये 5 ट्रिलियन से लेके 20 ट्रिलियन डॉलर्स तक इफेक्ट करेगा। आप अगर देखें तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ वगैरह हैं वो इवन पाकिस्तान की माइनस में चली गई थी इस दफ़ा। तो इसी तरह तमाम ममालिक की बहुत लो लेवल पे चल रही हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक। तो इस सिचुएशन में क्या इस तरह के काम किए जा सकते हैं। मीन्स ये क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है। तो केन्स एंड फ्रेडमैन दोनों ने अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की है दैट इन द केस ऑफ डिप्रेशन एंड रिसेशन एंड क्राइसिस किस तरह से सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी या इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, या किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्टोर किया जा सकता है और रिसेशन को ख़त्म किया जा सकता है। तो दोनों का जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं, थ्योरीज हैं, वो बेस डिफरेंट चीज़ों पे करती है, डिफरेंट अप्रोचेस पे, लेकिन दोनों का मकसद सेम है, ये याद रखें। While both theories may aim to achieve the same goal, they each focus on fundamentally different economic phenomena. अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। दिस वाज नॉट पॉसिबल कि मैं एक टेबल में दोनों को सेट करता, इसलिए मैंने 2 स्लाइड्स के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस निकाला है। आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप टेबल की शेप में भी बना सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म करके। अच्छा जी, केन्स क्या कहते हैं जी। केन्स कहते हैं, ये बातें पीछे हो गई हैं, नाउ आई एम डिस्कसिंग द डिफरेंसेस, ठीक है। केन्स कहता है, अकॉर्डिंग टू केन्स थ्योरी, प्रोमोट गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू फिस्कल पॉलिसी। केन्स कहता है कि हमें गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन है, इंटरेक्शन जो है, उनको प्रोमोट करना चाहिए। मींस जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्टोर करने में। इसलिए उसने अपनी थ्योरी को बेस किया हुआ है फिस्कल पॉलिसी पे। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, शायद पीछे बात हो भी गई थी। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द टैक्स एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स एंड बजट्स। हुकूमत जो काम करती है उसको फिस्कल पॉलिसीज कहती है। फिस्कल पॉलिसीज क्यों फॉलो की जाती है, या तो मुल्क में पैसे की मूवमेंट अगर कंट्रोल करनी है
या आपने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी पैसे का आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हुकूमत जो फिस्कल पॉलिसीज बनाती है, केन्स की जो अप्रोच है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द फिस्कल पॉलिसीज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। अब फ्रेडमैन्स का देख लें, फ्रेडमैन्स अप्रोच। फ्रेडमैन क्या कहता है? फ्रेडमैन कहता है प्रोमोट फ्री मार्केट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। फ्रेडमैन कहता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन जितनी कम होगी उतनी ही मार्केट फ्री होगी और उतनी ही मार्केट ज्यादा सक्सेसफुल होगी। वो कहते हैं कम अज कम हुकूमत मुदाखलत करे कारोबारों में, इंडिविजुअल्स के बिजनेसेस में, और अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्टोर करना है तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होगी। इसलिए फ्रेडमैन्स ने अपनी अप्रोच को डिपेंड या बेस किया है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, और केन्स ने किया है फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स to achieve macroeconomic policy objectives such as price stability, full employment and stable economic growth। वही चीज, वही बात इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन केन्स ने कहा कि फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, फ्रेडमैन ने कहा मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी भी वही पैसा कंट्रोल करने के लिए, पैसा कंट्रोल होगा तो प्राइसेस कंट्रोल होगी, प्राइसेस कंट्रोल होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टेबल होगी। देखें दोनों के मकसद सेम है लेकिन अप्रोचेस डिफरेंट है। पहला, केन्स ने क्या कहा? पहला डिफरेंस कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो फ्रेडमैन ने क्या कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन कंट्रोल करना चाहिए और फ्री मार्केट होनी चाहिए। दूसरा जो डिफरेंस है वो है, केन्स कहता है कि फिस्कल पॉलिसीज को बनाना चाहिए और उसके थ्रू, टैक्स बजट्स के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल या प्रमोट करना चाहिए या डिप्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए। फ्रेडमैन कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जी देखें, मेजर concern is the role of government in the economy, the government spending in the economy for stabilizing it। गवर्नमेंट की जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी अकॉर्डिंग टू केन्स उतना ही मुल्क ज्यादा स्टेबल रहेगा। इस पे आगे बात करेंगे और भी। मेजर कंसर्न इज द रोल ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जबकि फ्रेडमैन कहता है कि मार्केट में जितनी मनी डिमांडेड होगी या सर्कुलेशन ऑफ मनी जिस तरह होगी उसके थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं, मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो केन्स ने अपनी थ्योरी को बेस किया द रोल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। फ्रेडमैन ने अपनी थ्योरी को बेस किया द रोल ऑफ मनी के ऊपर कि जितनी सप्लाई और जितनी मनी डिमांडेड होगी उतना ही आपकी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो कंट्रोल भी रहेगी और स्टेबल भी रहेगी। द थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। केन्स कहता है कि गवर्नमेंट की जो इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, मार्केट के ऊपर, वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ना उसको कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारिफिन हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इन तमाम की जितनी भी सिक्योरिटी है, उनकी तमाम जितनी भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होती है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट में फिर ये होगा कि धोखे बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा, कंज्यूमर्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए केन्स ने कहा है दैट द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। इसको रिस्ट्रिक्टेड होना भी नहीं चाहिए और न इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट का पूरा अमल दखल होना चाहिए मार्केट में। जबकि फ्रेडमैन कहता है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। फ्रेडमैन कहता है कि मार्केट फ्री होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ताकि लोग अपनी मर्जी से काम कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डिप्रेशन इज कास्ड बाय डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। केन्स कहता है कि जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम होती चली जाएंगी, जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम होंगी उतना ही डिप्रेशन या रिसेशन की तरफ हम जाते जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? देखें, गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे हालात बहुत ख़राब हैं, बजट आपका हमेशा डेफिसिट में ही जा रहा होता है, अगर गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट बजट रखना बंद कर दे,
तो कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, कितने कारोबार ठप पड़ जाएंगे। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट के बजट रखती है, डेवलपमेंट्स होती हैं पूरा साल, रोड्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ये मुख्तलिफ काम होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, तो लोगों की जो वे ऑफ लाइफ है वो अच्छी होती चली जाएगी। तो जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कम कर देती है, जिस तरह अभी हो रहा है, स्पेंडिंग्स अगर वो कम कर रही हैं डेवलपमेंट पे, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार, बहुत सारे कारोबार ठप हो जाएंगे। सीमेंट को बहुत इफेक्ट होगा, जो सरिया होता है उसको बहुत इफेक्ट होगा, काफ़ी सारे बिजनेसेस इससे इफेक्ट होते जाएंगे। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी किसी भी मुल्क में, रिसेशन या डिप्रेशन आने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। अब फ्रेडमैन क्या कहता है कि मेन वजह क्या होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन इज कास्ड बाय डिक्लाइन इन मनी सप्लाई। देखें, इसने अपनी पूरी थ्योरी बेस की हुई है सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के ऊपर या मॉनेटरी पॉलिसी। वो कहता है कि जब मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी गिर जाती है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि लोगों के पास पैसा कम होता है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं होता जिससे वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती तो लोगों को डिफरेंट जो नए कारोबार हैं वही शुरू नहीं हो पाते, कारोबार नहीं शुरू होते, फैक्ट्रीज जो हैं उनका आगे जो माल निकालते हैं, जो कारोबार का जो रिटेलर्स को माल देते हैं वो कम हो जाता है। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लोगों को जॉब्स चली जाती हैं। तो इन तमाम वजूहात की वजह से, दिस इज वाई अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन, दिस इज ड्यू टू डिक्लाइन इन मनी सप्लाई। जब पैसा कम होता है तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए पैसा नहीं होता, और मार्केट जो है उसके जो ऑपरेशंस के जो साइकिल्स है वो खराब होते चले जाते हैं। केन्स क्या कहता है जी, लास्ट पॉइंट है इसमें, मनी डजंट मैटर, जबकि फ्रेडमैन कहते हैं मनी डज मैटर। केन्स के मुताबिक मनी मैटर नहीं करता, मींस मनी जो है इसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, जबकि फ्रेडमैन ने अपनी पूरी की पूरी जो है वो थ्योरी को ही मनी के ऊपर बेस किया हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, फ्रेडमैन ने क्या कहा था कि जिस तरह बाकी कैपिटल एसेट्स की डिमांड होती है, इसी तरह मनी की डिमांड भी होती है। लोग मनी अपने पास रखना चाहते हैं, और ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज से ज़्यादा स्टॉक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए फ्रेडमैन ने अपनी पॉलिसी को, अपनी थ्योरी को मनी के ऊपर डिपेंड किया है, जबकि केन्स ने इसको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट किया है। देखें, दोनों का मकसद सेम है, दोनों का मकसद है रिसेशन डिप्रेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल बनाना, लेकिन अप्रोचेस डिफरेंट है। ये डिफरेंस हो गया। अभी हम आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि केन्स की अप्रोच हमें कहती क्या है, और इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। A thought experiment can help you see the logic. If a recession was spreading across the country and you are concerned that you will lose your job in the next 6 months, would you be more likely to increase your savings, or more likely to increase your spending? मार्केट में रिसेशन बढ़ता जा रहा है, और आप डैम श्योर हैं कि मेरी जॉब जो है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में चली जाएगी। तो अभी से आप क्या सिचुएशन, अभी से आपकी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी? क्या आप अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर लेंगे या अपनी सेविंग ज्यादा कर लेंगे? दो चॉइसेस हैं। Keynes hypothesized that in this situation most households would prioritize saving over spending। लाजमी बात है, अंडरस्टूड बात है, लॉजिकल बात है कि आप अपनी सेविंग्स ही ज्यादा करेंगे। क्योंकि जब आपकी जॉब जाती है तो अगली जॉब, ये नहीं कि एक जॉब जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। जब रिसेशन आता है, याद रखें, जब जॉब्स जानी शुरू होती हैं तो नई जॉब्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए आप अभी से अपनी सेविंग्स करना ज़्यादा कर देते हैं, ताकि अगर जॉब गई तो एटलीस्ट 3 महीने, 6 महीने, इतना टाइम होना, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो होने चाहिए जिससे मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को तो पूरा कर सकूं, घर का किराया दे सकूं, जो खाने पीने की ज़रूरत है वो पूरा कर सकूं। तो आप अभी से स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं, और ये एक लॉजिकल सब सोच की बात है, अगर लॉजिकल पॉइंट है कि हर एक बंदा यही करेगा। दिस इज अ रेशनल बट प्रॉब्लमेटिक चॉइस।
देखें ये रेशनल तो है, लॉजिकल तो है, बट इट्स ए प्रॉब्लमेटिक, नॉट फॉर यू बट फॉर द कंट्री, बट फॉर द इकोनॉमी। कैसे? इफ हाउस होल्ड अक्रॉस द इकोनॉमी ऑल स्टार्ट स्पेंडिंग लेस एंड सेविंग मोर, जब रिसेशन आने वाला हो तो हर एक बंदे को ये लगता है कि यार मेरी तनख्वाह बंद ना हो जाए, मेरी जॉब चली ना जाए, तो सारे लोग सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं और स्पेंडिंग्स बंद कर देते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है? दैट हैज द इफेक्ट ऑन ऑफ मेकिंग द रिसेशन इवन वर्स एज बिजनेसेस लूज सेल्स, प्रॉफिट ड्रॉप एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये सेविंग्स करना और स्पेंडिंग्स को कम करना ये रिसेशन को और खतरनाक बना देता है, क्योंकि रिसेशन में कारोबार तो तबाह हो रहे होते हैं, ऊपर से लोग जो है उन्होंने स्पेंडिंग्स छोड़ दी, सेविंग्स शुरू कर दी, और पैसा मार्केट में आना बंद हो गया, लोगों की सेल्स और ड्रॉप हो गई, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी और ड्रॉप हो गई। क्या होगा? कारोबार तो पहले खराब चल ही रहे थे, अब शायद बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने अपने लिए तो कर लिया कि मैं सेविंग्स करूंगा ताकि आगे हेल्पफुल हो सके, लेकिन पूरी इकोनॉमी या बिजनेसेस के लिए दिस इज नॉट ए गुड चॉइस, दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक चॉइस। सून दोज बिजनेसेस आर फोर्स्ड टू कट जॉब्स टू सर्वाइव। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेंगे? अपने जॉब्स हैं जो उनके साथ एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको निकालना शुरू कर देंगे, क्रिएटिंग मोर फेयर, और ज्यादा मतलब उनको डर लगेगा, एंड वर्सनिंग दिस पेनफुल सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल। और ये जो साइकिल है ये और ज्यादा खराब होता चले जाएगा रिसेशन या डिप्रेशन का। तो आपने देखा, आपके लिए एक सिचुएशन अच्छी हो सकती है लेकिन उसके इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब इसका रेमेडीज की क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू केन्स? ये केन्स कहता है, जरूरी नहीं कि आप यही सोचें, इट्स ए थ्योरी, इट्स नॉट ए फैक्ट। थ्योरी और फैक्ट में ये डिफरेंस होता है कि थ्योरी कहता है कि इस तरह पॉसिबल है, अब इस तरह पॉसिबल है कि नहीं है वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता लगेगा, और जब पता लग जाता है और एक चीज प्रूव हो जाती है कि हाँ ये ऐसा ही है, तब वो एक फैक्ट बनती है। तो थ्योरी है, मैं नहीं सोचता शायद इस तरह, केन्स की बात कर रहा हूँ, आप शायद डिफरेंट सोचते होंगे। To break the cycle, Keynes thinks that the government should increase its spending to compensate for the slowdown in aggregate demand. अच्छे, इसने जो रेमेडी बताई है, जिस तरह के इसने अपनी थ्योरी को बेस किया हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर, रेमेडी इसने बताई है कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर देनी चाहिए, डेवलपमेंट नए नए प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये जब स्पेंडिंग्स करेंगे, डेवलपमेंट शुरू होंगी, इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ्स होते हैं या एक्साइज ड्यूटीज होती हैं या जो और चीज़ें होती हैं उनको कम कर दें, ताकि देखें एक साइकिल जो है उसको चलाना है, और साइकिल को चलाएगा कौन? अकॉर्डिंग टू केन्स उसको गवर्नमेंट ही चलाएगी। तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा करनी होगी, अपनी इनकम को गवर्नमेंट ने कम करनी होगी, ताकि मार्केट में जो इकोनॉमी में जो रिसेशन और डिप्रेशन आया हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड हेल्प टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड देयर फॉर प्रोटेक्ट जॉब्स। अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स ये टैक्सेशन वगैरह जो है इनकी वजह, देखें आप प्रोडक्शन करें ना करें, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसेस देने होते हैं। तो अगर, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन जब करते हैं, सेल्स होती हैं, तो फिर आपने एक्स्ट्रा चीज़ें देनी होती हैं, तो इसलिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि टैक्सेशन वगैरह कम कर दें, अपनी इनकम्स कम कर दें, एक्साइज कम कर दें, टैरिफ्स कम कर दें। तो इससे क्या होगा? इससे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, फैक्ट्रीज भी पैसा कमाएंगी, कंज्यूमर को चीज़ सस्ती मिलेगी, तो वो साइकिल कम अज़ कम थोड़ा बहुत बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से जॉब्स भी प्रोटेक्ट हो सकती हैं, विच इन टर्न विल हेल्प टू ड्राइव मोर कंजम्पशन। कंजम्पशन ज़्यादा होगी सस्ती चीज़ों की वजह से, क्योंकि टैक्सेशन आपने कम कर दिए, और स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स, तो लोग स्पेंड करना शुरू करेंगे, चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, और वो साइकिल को बरकरार रखा जा सकता है। ये केन्स का अप्रोच था। अब देखते हैं जी फ्रेडमैन क्या कहता है। फ्रेडमैन कहते हैं जी, फ्रेडमैन फोकसेस ऑन कीपिंग इन्फ्लेशन लो। फ्रेडमैन कहता है कि आप इन्फ्लेशन को लो रखें एंड स्टेबल बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन को लो रखें और उसको स्टेबल रखें, और ये कैसे मुमकिन है? मनी सप्लाई की वजह से, जिस तरह हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की। इन देयर व्यू, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू एन इकोनॉमी इज व्हेन द मनी सप्लाई फॉल्स। जिसने अपनी सारी जो थ्योरी और बेस की है मनी के ऊपर, कहता है कि सबसे बड़ा खतरा यह है जब पैसे की सप्लाई बहुत गिर जाए, तो डिफ्लेशन हो जाएगा।
डिफ्लेशन होगा तो इफेक्ट्स क्या होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा इवन अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से करेंगे। इधर टू लो और राइज इज टू हाई, ये देखें दोनों सिचुएशन है। अगर टू लो होगा डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी, पैसे की परचेजिंग पावर तो होगी लेकिन पैसा ही नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। और टू हाई मीन्स इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो जाएगी, लोगों के पास पैसा होगा लेकिन प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि लोगों का सारा पैसा सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने में ही खर्च हो जाएंगी और लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अभी एग्जाम्पल देखते हैं। इन टाइम्स व्हेन इन्फ्लेशन इज टू हाई द मनी सप्लाई शुड बी डिक्रीज। जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता, सॉरी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कहती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मार्केट में जो पैसा है उसकी सर्कुलेशन को कंट्रोल करें। With less money circulating, supply and demand principles will bring inflation back down to lower levels. जब मार्केट में पैसा मूवमेंट कम करेगा तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है और उसको लोअर डाउन किया जा सकता है। जिस तरह की डिमांड एंड सप्लाई, या पढ़ते भी होंगे इकोनॉमिक्स में, पढ़ा भी होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जो है पैसे की अगर वो इक्वल होती जाती है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है वही मीन्स जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, दैट विल बी इक्विलिब्रियम। तो जब आप पैसे की सर्कुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो प्राइसेस भी कम होती चली जाएंगी और डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल्स हैं जो हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होंगी। इन द अपोजिट सिनेरियो, अगर सिचुएशन डिफरेंट हो, अपोजिट हो, लाइक इन द इंस्टेंस ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस मीन्स लोगों के पास पैसा ही नहीं है, monetary base should be expanded to prevent a damaging deflationary curve। जब मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आती है मींस लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, चीज़ों की कीमतें कम है लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है वो खरीदने के लिए, तो फिर क्या पोजीशन होगी, तो फिर आपने इंटरेस्ट रेट को कम करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक से मार्केट में आ सके, सर्कुलेशन अच्छी हो सके और वही डिमांड एंड सप्लाई की प्रिंसिपल्स की वजह से डिफ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके। As a result, in both cases, interest rate will move to appropriate levels to either encourage or discourage borrowing। आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम डिस्करेज करते हैं बारविंग को, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हम इनकरेज करते हैं बारविंग को ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा लें। कीपिंग एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इन बैलेंस, ताकि पैसे की टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई को बैलेंस किए जा सके। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई क्या है ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये था डिफरेंस बिटवीन द केन्स अप्रोच एंड द फ्रेडमैन्स अप्रोच। दोनों का मकसद सेम लेकिन अप्रोच इज डिफरेंस है। एक कहता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होनी चाहिए। केन्स कहता है फिजिकल पॉलिसी, फ्रेडमैन कहता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल के केन्स कहता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, फ्रेडमैन कहता है कि नहीं, मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। केन्स कहता है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जबकि फ्रेडमैन कहता है कि नहीं, मार्केट फ्री होनी चाहिए। केन्स कहते हैं डिप्रेशन इज कास्ड बाय द डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जबकि फ्रेडमैन कहता है कि डिप्रेशन काज होता है जब सप्लाई ऑफ मनी गिरती है। केन्स कहता है मनी डजेंट मैटर, जबकि फ्रेडमैन कहता है मनी मैटर्स। तो ये दोनों के डिफरेंसेस थे जो कि डिस्कस कर लिए, उम्मीद समझ आ गई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।